आपको पता है बांग्लादेश में तख्ता पलट किसने किया? क्या अमेरिका और सीआईए ने मिलकर बांग्लादेश में शेख हसीना की कुर्सी छीन ली? और बांग्लादेश में कौन था जिसने शेख हसीना को धोखा दिया? ना यूनुस, ना खालिदा जिया। शेख हसीना की पीठ में उसके ही सबसे खास ने खंजर घोंपा। और कहा जाता है कि अमेरिका ने यह पूरी साजिश रची थी। यह दावा कैसे, कहां से किया गया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं बात साफ है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और आज बात इसी बड़े दावे की। बांग्लादेश के साथ साथ बांग्लादेश से अमेरिका तक की राजनीति में इन दिनों हलचल बहुत तेज है। मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर सेना तख्ता पलट की अफवाहों के बीच एक आने वाली किताब ने सियासी बवंडर खड़ा कर दिया है। किताब में दावा किया गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को उनके ही रिश्तेदार और मौजूदा सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमान ने सीआईए के इशारे पर धोखा दिया और सत्ता से बेदखल कर दिया। यह खुलासा किताब इंशाअल्लाह बांग्लादेश द स्टोरी ऑफ एन अनफिनिश्ड रेवोल्यूशन में किया गया है, जिसे दीप हालदार, जयदीप मौजूमदार और साहिदुल हसन खोकोन ने लिखा है और जगरनॉट पब्लिशर्स ने इसे पब्लिश किया है। इस किताब में पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल के हवाले से ये तमाम दावे किए गए हैं कि शेख हसीना का तख्ता पलट एक परफेक्ट सीआईए प्लान था। किताब में असदुज्जमान के हवाले से लिखा गया कि हमें पता ही नहीं चला कि सीआईए ने वकार उस जमान को अपने चाल में कब ले लिया। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां भी हसीना को सचेत नहीं कर पाई कि सेना प्रमुख ने उनके खिलाफ साजिश रच ली है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका का मकसद साउथ एशिया में मजबूत नेताओं जैसे प्रधानमंत्री मोदी, शी जिनपिंग और हसीना को कमजोर करना था ताकि अमेरिकी इंटरेस्ट इस इलाके में सुरक्षित रहें। किताब में एक और चौंकाने वाला दावा किया गया है। इसमें कहा गया है कि इस साजिश के पीछे सेंट मार्टिन द्वीप भी शामिल की भूमिका भी है। सेंट मार्टिन द्वीप की भू राजनीतिक अहमियत एक बड़ा कारण थी। यह द्वीप बंगाल की खाड़ी में म्यांमार सीमा के पास है और सामरिक दृष्टि से इसे बेहद अहम माना जाता है। हसीना ने सत्ता खोने से पहले यह एलिगेशन लगाया था जब वो प्रधानमंत्री थी। तब उन्होंने कहा था कि अगर मैं ये द्वीप अमेरिका को सौंप दूं तो मेरी सरकार बच सकती है, लेकिन मेरी कुर्सी की खातिर देश की संप्रभुता के साथ समझौता नहीं होगा। अभिमन्यु की तरह फंसी शेख हसीना के बारे में किताब में कहा गया है कि वो जनरल वकार को भांप नहीं पाई। जनरल वकार ने हसीना के खिलाफ कट्टरपंथी संगठनों और जमात ए इस्लामी से हाथ मिला लिया था। असदुज्जमान ने कहा, जैसे महाभारत में अभिमन्यु को अपने ही लोगों ने घेर कर मारा, वैसे ही वकार ने हसीना सरकार को गिराने के लिए इस्लामी ताकतों के साथ गठजोड़ किया। लेखकों के मुताबिक यह बातचीत दिल्ली के एक होटल में हुई थी, जहां आवामी लीग के 2 पूर्व सांसद भी मौजूद थे। किताब में कहा गया है, लिखा गया है कि वकार उस जमा, जो कि बांग्लादेशी आर्मी चीफ है, उन्होंने जून 2024 में सेना प्रमुख का पद संभाला और 5 अगस्त को हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। पूर्व गृह मंत्री के मुताबिक यह जनरल का पहला सीक्रेट मिशन था, उसी नेता को गिराना जिसने उसे सेना प्रमुख बनाया। और वकार उस जमा सिर्फ बांग्लादेश के सेना प्रमुख नहीं थे, वो शेख हसीना के रिलेटिव भी हैं। दूसरी ओर यह किताब ऐसे समय में आई है जब बांग्लादेश में सेना की भूमिका को लेकर विवाद गहरा रहा है।
हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट आई जिसमें सेना ने अपने 15 अधिकारियों को हिरासत में ले लिया, जो हसीना शासन के दौरान विपक्षियों के गायब होने में शामिल थे। बढ़ते असंतोष के चलते वकार उस जमान को अपना सऊदी अरब का दौरा भी रद्द करना पड़ा है। इंशाअल्लाह बांग्लादेश किताब में खान के हवाले से लिखा गया है कि पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई लंबे समय से जमात इस्लामी के साथ काम कर रही थी। कुछ आईएसआई प्रशिक्षित लोग जमात की पंक्तियों में घुसपैठ कर चुके थे, जिन्होंने जून के आखिरी हफ्ते में पुलिसकर्मियों की हत्या में अहम भूमिका निभाई थी। जब हालात बिगड़ने लगे तो गृहमंत्री के तौर पर खान को पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आईएसआई के लोग छात्र प्रदर्शनकारियों के बीच शामिल हो गए हैं। वो तुरंत प्रधानमंत्री शेख हसीना के पास पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें बताया गया कि सेना प्रमुख ने भरोसा दिया है कि वो सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेना प्रमुख वकारुज़्ज़मान न सिर्फ सेना प्रमुख थे बल्कि हसीना के रिश्तेदार भी थे। उन्होंने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में कहा कि फौज हालात को कंट्रोल कर सकती है। खान ने उस बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने प्रधानमंत्री से कहा था कि पुलिस ढाका के हर एंट्री पॉइंट पर तैनात रहेगी ताकि बाहर से कोई भी भीड़ शहर में ना घुस पाए। वकार ने वहीं कहा कि जनता का पुलिस पर भरोसा खत्म हो चुका है और अब सेना को ही प्रदर्शनकारियों को रोकना होगा। उन्होंने आगे बताया कि मैंने पेशकश की थी कि मेरे पुलिसकर्मी गण भवन की सुरक्षा करेंगे, लेकिन वकार ने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है। सेना यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी प्रधानमंत्री निवास के करीब ना पहुंचे। शेख हसीना ने उस शाम वकार पर भरोसा करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, और फिर अगले दिन क्या हुआ आप भी जानते हैं। शेख हसीना को बांग्लादेश से भागना पड़ा और भारत में शरण लेनी पड़ी। लेकिन बांग्लादेश में इस तरह के सिचुएशन के लिए ऐसा पहली बार नहीं है जब सीआईए पर एलिगेशन लग रहे हो, सीआईए का नाम घसीटा गया हो। जब बांग्लादेश में सीआईए की सक्रियता या वहां की राजनीति को अस्थिर करने के आरोप लग रहे हो। माना जाता है कि 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के पीछे भी सीआईए का ही हाथ था। 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के संस्थापक राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान और उनके अधिकांश परिवार की हत्या एक सैन्य तख्ता पलट के दरमियान कर दी गई थी। यह घटना बांग्लादेश के इतिहास का सबसे काला अध्याय माना जाता है, जिसमें जूनियर आर्मी ऑफिसर्स ने ढाका के धन मंडी के उनके आवास पर हमला किया। आधिकारिक रूप से इसे आंतरिक असंतोष का परिणाम बताया गया था, जैसा कि पिछले साल की स्थिति को दर्शाया गया। लेकिन कई तरह की जांच, कई किताब, कई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए की भूमिका पर सवाल उठाए। ये आरोप मुख्य रूप से कोल्ड वॉर की भू राजनीतिक रणनीतियों से जुड़े हैं, जहां मुजीब की सोवियत संघ और भारत के साथ निकटता को अमेरिका के हितों के खिलाफ माना गया था। तब क्या हुआ था? सुबह के समय बांग्लादेश आर्मी के मेजर सैयद फारूक रहमान, मेजर अब्दुल राशिद और अन्य जूनियर ऑफिसर्स ने टैंक के साथ मुजीब के घर पर धावा बोल दिया। मुजीब, उनकी पत्नी, 3 बेटे कमाल, जमाल, रासेल, 2 दामाद और अन्य रिश्तेदार सहित कुल 20 से अधिक लोग यहां पर मार दिए गए। बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन उनकी 2 बेटियां शेख हसीना और शेख रेहाना विदेश में होने की वजह से बच गई। वाणिज्य मंत्री खोंडकर मुश्ताक अहमद ने सत्ता हथिया ली और खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। बाद में जियाउर रहमान सत्ता में आए, जिन्होंने हत्यारों को संरक्षण दिया। 1996 में आवामी लीग सरकार ने मुकदमा चलाया, जिसमें 12 हत्यारों को फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन कुछ आरोपी जैसे मेजर डालिम अमेरिका और कनाडा भाग गए, जहां उन्हें शरण भी दी गई। अब आते हैं सीआईए की संलिप्तता के दावे पर। सीआईए की संलिप्तता के दावे मुख्य रूप से अमेरिकी पत्रकार लॉरेंस लिफशुल्ट्ज की किताब 1987 की किताब बांग्लादेश द अनफिनिश्ड रेवोल्यूशन पर आधारित है। वो दावा करते हैं कि यह केवल आंतरिक तख्तापलट नहीं था, बल्कि सीआईए समर्थित एक साजिश थी। यहां इंपॉर्टेंट यह है कि सीआईए को इस साजिश की जानकारी पहले से थी। ढाका में सीआईए स्टेशन चीफ फिलिप चेरी ने कथित रूप से साजिशकर्ताओं, जिसमें मेजर फारूक और राशिद, से संपर्क किया, उन्हें उकसाया।
एक प्रमुख साजिशकर्ता मेजर ने हत्या के बाद अमेरिकी दूतावास में बाकायदा शरण पाई थी और उन्हें वहां सुरक्षा का आश्वासन भी दिया गया था। दरअसल मुजीब की गैर संरेखित नीति, सोवियत संघ के साथ समझौते और भारत के साथ नजदीकी अमेरिका को खटक रही थी और अमेरिका इसे साउथ एशिया का क्यूबा मानने लगा था। हेनरी किसिंजर ने मुजीब को चिली के सल्वाडोर एलेंडे और वियतनाम के तायू जैसे नेताओं की सूची में शामिल किया, जिन्हें सीआईए ने उखाड़ फेंका था। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में अमेरिका पाकिस्तान गठजोड़ के बाद मुजीब को अविश्वसनीय माना गया। अमेरिका ने हमेशा नजरें टेढ़ी रखी बांग्लादेश के ऊपर ताकि वो साउथ एशिया को कंट्रोल कर पाए। लेकिन अगर अमेरिका के प्रोस्पेक्ट से बात की जाए तो अमेरिका ने हमेशा इन आरोपों का खंडन किया है। तत्कालीन राजदूत डेविस यूजीन बोस्टर ने कहा कि यूएस को हत्या की कोई पूर्व जानकारी नहीं थी। डिक्लासिफाइड दस्तावेजों में यूएस ने भारतीय मीडिया पर सीआईए को दोष देने के आरोपों का विरोध किया, लेकिन वो साजिश की पूर्व जानकारी की पुष्टि भी करते हैं। यह बात बहुत लंबे समय से की जा रही थी कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, नेपाल में जो कुछ हो रहा है, श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है, मालदीव में जो कुछ हो रहा है, आखिर भारत के इर्द गिर्द इतनी अस्थिरता क्यों है? अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान की हालत तो आप देख ही रहे हैं, या साउथ एशिया में ही इतना, आप अगर प्रॉब्लम्स के लिहाज से देखें तो इतनी दिक्कतें क्यों हैं? इसलिए बार बार जो पॉइंट्स बताते हैं, जो इशारे आते हैं, वो एक ही खुफिया एजेंसी की तरफ जाते हैं। बात साफ है, फिलहाल इतना ही। चलते हैं न्यूज रूम और करते हैं इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा। बात साफ है में इस मुद्दे को हमने आपको विस्तार से बताया। हमने आपको बताया बांग्लादेश में कैसे तख्ता पलट की साजिश रची गई और एक किताब आई है जिसका जिक्र आज हमने यहां पर बात साफ में किया और उसी किताब पर अब विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि भारत और भारतीय मीडिया लगातार ये कह रहा था कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके पीछे कहीं ना कहीं सीआईए का हाथ है, अमेरिका का हाथ है, और यूनुस जो वहां के अंतरिम कार्यवाहक पीएम है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं जो है वो अमेरिका का समर्थित होने का आरोप लगता रहा। लेकिन अब एक किताब आई है जिसका नाम है इंशाल्लाह बांग्लादेश, द स्टोरी ऑफ एन अनफिनिश्ड रेवोल्यूशन। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि, अच्छा इसके लेखक बता दूं आपको मैं, दीप हालदार, जयदीप मौजूमदार, साहिदुल हसन खोकोन, और प्रकाशक इसका है जगरनॉट बुक्स। इसने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से बेदखली को लेकर कई विवादास्पद दावे किए हैं इसमें, इस किताब में, और इसमें परफेक्ट सीआईए प्लॉट इसे बताते हैं। यानी कि एक बहुत जैसे कि आपने बॉन्ड फिल्मों की कहानी, जैसे आपने मूवीज देखी होगी कि एक जो कू कराया जाता है किसी देश में, तख्ता पलट कराया जाता है कोई भी स्पेशल एजेंट के जरिए या बॉन्ड जैसे हीरो के जरिए, तो वो इस तरह की आपको इसमें कई सारी चीजें मिलेगी। लेकिन जो बातें वो बहुत चौंकाने वाली है, क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया में एक लोकतंत्र की वकालत करता है और जिस तरह से इसमें ये बातें कही गई हैं वो बहुत गंभीर है। किताब में दावा किया गया है कि शेख हसीना का पतन अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए द्वारा सुनियोजित साजिश का नतीजा था। पूर्व गृह मंत्री कमाल ने इसे सीआईए का परफेक्ट प्लान कहा है, जिसमें छात्र आंदोलन को भड़काने और सेना को शामिल करने की रणनीति शामिल थी। हसीना के सहयोगी के हवाले से कहा गया कि अमेरिका ने मोहम्मद यूनुस, वर्तमान अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर, को इसका सूत्रधार बनाया। अमेरिकियों के इशारे पर काम कर रहे थे। हसीना ने किताब में यूनुस को सभी के पीछे का मुख्य व्यक्ति बताया है। यह दावा पुराने बयानों से जुड़ता है जहां उन्होंने अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि अमेरिकी विदेश विभाग ने 2023 में ऐसे किसी भी आरोप को खारिज किया था। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी ऐसा एलिगेशन लगाया किसी देश में कू करने का तो वो खारिज ही किया जाएगा। लेकिन इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट मैटर है वो ये है कि जो चीफ है बांग्लादेश के चीफ, जो शेख हसीना के बड़े वो क्लोज हुआ करते थे, और जब शेख हसीना बांग्लादेश से निकली या उनको वहां से निकाला गया सुरक्षित, तो उसमें भी वहां के जो आर्मी चीफ वकार उस जमान उनका नाम है, वकार उस जमान की बड़ी जो लीड भूमिका थी वो नजर आई थी। अगर वकार उस जमान नहीं होते वहां पर तो कहते हैं शेख हसीना निकल नहीं पाती। आपने भी बोला क्लोज है, क्या वो क्लोज है, क्या वो रिश्तेदार है उनके शेख हसीना के? जी, वो रिलेशन में भी है। लेकिन इसका सीधे सीधे कहने का मतलब ये है कि जिस आदमी पर शेख हसीना ने सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया
उसी ने शेख हसीना को बिट्रेल दिया अकॉर्डिंग टू दिस बुक, जो इस किताब में दावा किया गया। किताब का सबसे चौंकाने वाला दावा जनरल वकारुज़्ज़मान पर है, जो हसीना के रिश्तेदार हैं। कमाल ने आरोप लगाया है कि जनरल CIA के पॉकेट में थे और उन्होंने हसीना के पीठ में छुरा घोंपा। तो ये इस स्टोरी का क्लाइमैक्स पॉइंट है, जहां पर लग रहा था कि हैं यूनुस तो थे, लेकिन यूनुस से भी कोई बड़ा किरदार था, तो वो वकारुज़्ज़मान थे अकॉर्डिंग टू दिस बुक। तो ये बांग्लादेश का जो खुलासा है, ये वाकई बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है और बहुत ज्यादा एक तरह से टेंशन में डालने वाला भी है। बिल्कुल। और अगर बात करें इंशाअल्लाह बांग्लादेश द स्टोरी ऑफ एन अनफिनिश्ड रेवोल्यूशन, जिस बुक का अभी आपको विवेक ने बताया, उन्होंने बात साहब में आपको क्लियर किया चीज़ें, इसमें जितनी भी चीज़ें अभी तक बात हुई है ये सब स्पेक्यूलेशन है। क्या पता है इसमें US अमेरिका का रोल है, क्या पता है इसमें कोई इंटरनल पॉलिटिक्स है, क्योंकि जब तख्ता पलट हुई थी, जब शेख हसीना को देश छोड़ के भागना पड़ा था और वो इंडिया में दिल्ली नोएडा NCR में यहाँ पे वो एक बेसिकली रेफ्यूजी की तरह अपनी जिंदगी व्यतीत कर रही है इस टाइम पे, तब वहां पे स्टूडेंट्स का पॉलिटिक्स शुरू हुआ था। स्टूडेंट्स ने वो मोर्चा उठाया था, हजारों स्टूडेंट्स की मौत भी हुई थी मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से। सबसे इसमें इंटरेस्टिंग चीज बुक में क्या निकल के आई, स्पेक्यूलेशन। क्या वो US का हाथ है, क्या वो शेख हसीना के करीबी रिश्तेदार का हाथ है जो वहां पे चीफ के रोल निभा रहे हैं, क्या ये यूनुस सरकार, क्या ये पहले से प्रोपेगेंडा चल रहा था कि मोहम्मद यूनुस को हम बनाएंगे वहां पे लीडर, या फिर शेख हसीना ने वो जिम्मेदारी ली कि मैं ये सब प्रोपेगेंडा मचा के पूरा मैं तब भी वहां से देश से आराम से निकल सकती हूँ, क्योंकि आज के हालात में वो एक लाविश जिंदगी जी रहे हैं। नहीं, ये देखिए, कोई भी लीडर जो कि बहुत पॉपुलर रहा हो, जिनकी लेगेसी चलती आ रही हो, शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है वो शेख हसीना, और उनकी लेगेसी चलती आ रही है बांग्लादेश में, आप उनको कहेंगे कि भाई आप एक पंक्षी को आप कह रहे हैं कि भाई तुम खुले आसमान में उड़ो, लेकिन अगर मैं तुम्हें सोने के पिंजरे में रहने की शर्त देता हूं तो क्या तुम सोने के पिंजरे में रहोगे? तो वो मना कर देगा। वो क्यों रहेगा किसी पिंजरे में? अगर एग्जाइल में है, आज वो पॉलिटिकली उन्होंने यहाँ पर शरण ली हुई है, तो उनकी मजबूरी है, वो बांग्लादेश के खुली हवा में सांस लेना चाहते होंगे। लेकिन यहां पर पॉइंट मेरा यह है कि इसमें US की कॉन्स्पिरेसी क्लियर थी, और इसमें इसके बाद जब पीछे से ISI एंटर करता है, तो ISI पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर अब अफगानिस्तान और बांग्लादेश को कंट्रोल करना चाहते हैं। इसकी वजह से आपने देखा हो कि अफगानिस्तान में टेंशन बढ़ी है और पाकिस्तान ने हवाई हमले शुरू कर दिए। खैर वो थोड़ा सा डिविएशन हो जाएगा, तो मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ, मैं बांग्लादेश के मुद्दे पर रह रहा हूँ। बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ, और अनफिनिश्ड रेवोल्यूशन नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उसका कोई आउटपुट निकल कर नहीं आया। आप देखिए ना, आज भी इलेक्शंस नहीं हुए वहां पर, वो करना नहीं चाहते। अगर ये रिवॉल्यूशन बांग्लादेश के लोकतंत्र के लिए था, किसी एक परिवार के हाथ से राजनीति को बाहर निकालने के लिए था, तो विद इन 3 मंथ 6 मंथ इलेक्शंस होने चाहिए थे। क्यों 1.5 साल 2 साल होने वाले इलेक्शंस नहीं हुए अभी तक? उनको आनंद आ रहा है ना, उनको जो वो करना चाह रहे थे। नहीं, तो फिर वो क्रांति करने वाले लोग कहाँ गए? क्रांति नहीं, अब तो वो क्या बोले आप उनको, कट्टरपंथी कह लीजिए, रेडिकलिस्ट कह लीजिए। वो जो चाहते थे पाकिस्तान वाले, और पाकिस्तान क्योंकि अमेरिका का पपेट है, और पाकिस्तान के इंटरेस्ट जो है अमेरिका से अलाइन है, अमेरिका के इंटरेस्ट पाकिस्तान से अलाइन है। लेकिन बिल्कुल ये जो बुक है जिसका जिक्र विवेक ने भी किया और बताया, यश ने भी इसके बारे में, इंशाअल्लाह बांग्लादेश के में कई खुलासे जो हैं वो हुए हैं। इसमें शायद इस किताब में शेख हसीना के साथ एक एक्सक्लूसिव भी है, तो वो शेख हसीना तो इसको एक रिवोल्ट या रेवोल्यूशन बिल्कुल नहीं कहेंगी और कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन इसमें एक मिनिस्टर हैं, अगर आप इसमें देखें, हसीना के जो फॉर्मर होम मिनिस्टर हैं असदुज़्ज़मान खान कमाल, उन्होंने एक्यूज़ किया है कि जो कंट्री के करंट जो चीफ हैं यानी जनरल वकारुज़्ज़मान, वो CIA के बैक्ड प्लान में वो उनके साथ थे। प्रेसिडेंट पर भी उन्होंने इस तरीके का आरोप लगाया, वो भी इसमें सम्मिलित थे। यानी पूरे का पूरा एक परफेक्ट प्लॉट जो है वो CIA की तरफ से बनाया गया। लेकिन CIA बहुत जगह इन्वॉल्व है, और खासकर कई इस्लामिक कंट्रीज में तो CIA बहुत अच्छे से इस तरीके का काम कर रहा है, जो कि वेस्टर्न इंटरेस्ट्स को हित में देख के किया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों किया जाएगा? एक सवाल उनसे पूछा गया कि भाई कमाल को कि ऐसा क्यों करेगा, तो उन्होंने पहला बताया कि वॉशिंगटन नहीं चाहता कि बहुत सारे जो पावरफुल लीडर्स हैं, टू मेनी पावरफुल लीडर्स जो हैं वो ज्यादा ना हो। कहां पर? साउथ एशिया में, सेम टाइम में। इसमें किसको रेफर किया जा रहा है आप समझ लीजिए। इसमें कौन पावरफुल लीडर ना हो, इसमें देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसे लीडर ना हो, इसमें शी जिनपिंग जैसे लीडर ना हो, और शेख हसीना जैसे लीडर ना हो। ये अमेरिका के हित में नहीं है। तो अमेरिका जो अब
डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग हैं अब खुल के सामने आए हैं। अमेरिका नहीं चाहता कि जो पूरे वर्ल्ड में बहुत पावरफुल लीडरशिप अगर रहेगी तो उनके हित जो है वो खराब होंगे, उनको अपने यूएस को अपने इंटरेस्ट को पुश करने में दिक्कत होगी। दूसरा रीजन जो है वो बहुत पुराना रीजन है और कई बार हम यहाँ पर भी चर्चा करी इंडिया डेली में, सेंट मार्टिन जो बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है, उसको बनाने के लिए ये एक जद्दोजहद थी सीआईए की, और उसी के चलते कहा जाता है शेख हसीना ने इसको रोकने का प्रयास किया था। और ये कू जो भी कह लीजिए आप, जो आपस में वहाँ पर रिवोल्ट हुआ और शेख हसीना को अंततः वहाँ से जाना पड़ा। और शेख हसीना ने कम से कम उनकी दाद देनी पड़ेगी महिला की कि उन्होंने इस बात को बड़े ओपन प्लेटफॉर्म पे लाया, यूएस को एक्सपोज उनकी तरफ से किया गया। अब सीए पूरी दुनिया में खेल कर रही है, ये मामला अब खुल के सामने आया है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा इसमें और विस्तार से ताकि जानकारी और समझ में आ सके। बिल्कुल। और शिवम, विवेक और यश ने जैसा बताया, खासतौर से एक और बात हमें देखना चाहिए कि शेख हसीना जो इस किताब इंशाल्लाह बांग्लादेश का जो जिक्र अभी हम कर रहे हैं, जिसकी चर्चा कर रहे हैं, इसका जिक्र शेख हसीना तख्ता पलट के 1 साल पहले से करती रही हैं। ये कहा जाए कि जब से ये पूरी सिचुएशन थोड़ी बहुत उनको भनक लगना शुरू हुई होगी, 2023 से 2024 के दरमियान उन्होंने कई बार ये बात कही कि कुछ विदेशी ताकतें देश में अस्थिरता लाने की कोशिश कर रही हैं, उसमें साजिश की तस्वीर नजर आती है। और जब यहाँ पे बांग्लादेश में एक बड़ा तख्ता पलट और एक बड़ा विद्रोह जो नजर आ रहा था, दरअसल ये विद्रोह भी पूरी तरह से प्लान था उनकी तरफ से। उस दौरान भी कहा गया था, उन्होंने तो क्लियर कहा था, गोरी चमड़ी वाले जो देश हैं वो सीधे सीधे टारगेट कर रहे हैं। यूनुस का कनेक्शन कई बार खासतौर से देखने को मिला था। और जैसे ही ये पूरा तख्ता पलट हुआ और यूनुस का नाम जैसे सामने आया, मोहम्मद यूनुस का, वो हमेशा लंबे समय से उनकी खिलाफत करते रहे। और कहा जाता है जो मोहम्मद यूनुस है वो हिलेरी क्लिंटन और जॉर्ज सोरोस के भी करीबी बताए जाते हैं। ये भी कई रिपोर्ट्स रही। अब कुल मिलाकर ये जो एक बड़े दावे इस इंशाल्लाह बांग्लादेश में किए गए, उनको और भी ज्यादा बल क्यों मिलता है ऐसे आरोपों को? कई ऐसी रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट की बात हो या फिर ग्रे जोन की ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं, उनकी तरफ से ये खुले तौर पर कहा गया कि कई ऐसे दस्तावेज ऐसे सामने आए हैं जो बांग्लादेश में एक बड़े आंदोलन को लेकर तैयारी के रूप में नजर आ रहे थे 2023 से 2024 के बीच में। और ये बड़ा दिलचस्प है। आंदोलन किस रूप से? आंदोलन कोई बहुत बड़े संगठनों के तौर पर नहीं, ये दरअसल आंदोलन थे छात्रों के विद्रोह के तौर पर, ये आंदोलन एलजीबीटीक्यू के तौर पर थे। ये एलजीबीटीक्यू का जिक्र होना अपने आप में इसीलिए बहुत बड़ा गंभीर दिखाता है क्योंकि दुनिया में अब एलजीबीटीक्यू प्रदर्शन बहुत बड़े स्तर पर होते हैं। इसीलिए एक तरह से जो इसे कलर विद्रोह के तौर पर उनकी तरफ से जिक्र भी किया गया था। कलर रिवॉल्यूशन का जिक्र, ये शब्द, ये टर्म शेख हसीना ने इस्तेमाल किया था। और उसमें ये कहा गया कि ये जो पूरी प्लांट की गई, जो पूरी लगातार इसको लेकर साजिशें हुई, लगातार इसको लेकर बैठकें हुई, और शेख हसीना का जो विद्रोही एक तरह से विरोध करने वाला जो गुट था, उनकी कई बार बैठकें देखने को मिली है। उनको भी ऐसे अपने इंटरनल सोर्सेज से पता चलता रहा है। और एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि अगर इसमें सीआईए का रोल है तो इसमें बहुत हैरानी इसीलिए नहीं होगी क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका और सीआईए का ये एक तरह से पैटर्न रहा है। कहा जाता है, कई ऐसी रिपोर्ट सामने आती हैं, उसमें ये पता चलता है कि 1953 से लेकर 2000 तक अलग अलग देशों में, चाहे बात ईरान हो, ग्वाटेमाला हो, क्यूबा हो, कांगो हो, दक्षिण वियतनाम हो, ब्राज़ील, चिली, ऐसे अलग अलग देशों में 15 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जहां पर अस्थिरता लाने में कहीं ना कहीं सीआईए और अमेरिका का एक बड़ा रोल नजर आता है। अब बड़ा सवाल ये है कि बांग्लादेश में आखिर ये तख्ता पलट करके या फिर ये पूरी सिचुएशन को हलचल मचाकर अमेरिका को क्या मैंने वही तो बताया, मैंने कहा अमेरिका को नहीं चाहिए वहां पर पावरफुल लीडरशिप, जैसे प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर हैं या शी जिनपिंग वहां पर हैं या शेख हसीना भी लोग माने ना माने बहुत पावरफुल लीडर अपने के टाइम रूप में थी, लेकिन आज के टाइम में जब वो काउंटर डाउन शुरू हुआ था तो शेख हसीना की जो वर्ल्ड इमेज थी, खासकर भारत में, भारत काउंटर पार्ट्स में, मुझे नहीं लगता शेख हसीना कभी भी एक स्ट्रॉन्ग लीडर के पॉइंट ऑफ व्यू में थी। नहीं, लेकिन एक और बात है कि वो कई बार अमेरिका को सीधे सीधे उन्होंने चुनौती भी दी सेंट मार्टिन के मामले में। नहीं, इसमें मैं बताऊं खाली सीआईए नहीं, आईएसआई का भी नाम लिया गया कमल के द्वारा। तो ये भी आईएसआई बैक्ड मिलिटेंट्स जो हैं वो जमात के साथ वो काम कर रहे थे, आईएसआई काम कर रही थी। ये भी हमें समझना होगा, फॉरेन ट्रेन मिलिटेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्टर्स के साथ मिक्सअप हुए थे। ये भी कमल में जो है, कमल के द्वारा जो है वो कहा गया था। यानी कि सीआईए का इन्वॉल्वमेंट, आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट, ये थोड़ा सा अब अमेरिका किस दिशा में जा रहा है ये समझना होगा। और एक और चीज अगर हम देखें तो हमेशा खासतौर से कहा जाता है कि अमेरिका की स्ट्रैटेजी होती है अपनी
कि फाइनेंशियल चीजों को स्ट्रॉन्ग करना। अगर अमेरिका का देखा जाए तो अमेरिका में मार्केट इस रूप में नहीं था, लेकिन एक रिपोर्ट ये भी आई कि जैसे मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है वहां पर अब गेटवेज जो है अमेरिका के लिए वो खुलना शुरू हो काफी ज्यादा, क्योंकि उन्होंने पता है कि शेख हसीना ने जिस भी हालात में देश छोड़ा, उस टाइम क्राइसिस में था देश और उस टाइम क्राइसिस की तरफ दौड़ रहा था। लेकिन जैसा अभी विवेक ने भी बताया था कि साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया चाइना दो एक ऐसे वायबल पार्टनर्स है, सब खासकर यूएस के लिए हमेशा से रहे हैं, चाहे उनके बीच में तनाव चलता रहा लेकिन बिजनेस कभी नहीं रुका था इंडिया चाइना अमेरिका के बीच में। उनकी मजबूरी भी है, उनकी मजबूरी भी है, लेकिन क्या उसी के चलते आज से कुछ समय पहले श्रीलंका के पोर्ट्स पे नजर रखी जाती थी और अब बांग्लादेश के द्वीप पे नजर रखी जा रही है, तो अगला किसका नंबर हो सकता है? नहीं, अब इसमें आप सेंट मार्टिन को जब बोलते हैं तो आपको भारत के नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी सोचना चाहिए। बिल्कुल, उनको वहां का भी एक्सेस चाहिए था। मोहम्मद यूनुस के कई बयान जो है वो नॉर्थ ईस्ट को लेकर भी बड़े गलत बयान जो है वो सामने आए थे, यानी कि उनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। वो अब ये सब किसके कहने पर कर रहे हैं? यूनुस इज ऑल्सो अ पपेट, आई गेस। मतलब ये इस तरीके से देखना चाहिए। नोबेल प्राइज उनको मिला था, लेकिन उनके ऊपर करप्शन के भी बहुत बड़े बड़े आरोप हैं। उसको शहबाज से कंपेयर कर रहे हैं, पपेट की, ट्रम्प का पपेट के टाइप। बिल्कुल, और उसमें मतलब आप क्या उसमें देख सकते हैं? उनको भी कुछ जरूरत है किसी व्यक्ति की, और वो एक सरकार भी नहीं है, इंटरिम गवर्नमेंट है, केयर टेकर उनको बोला जाता है। कुछ ज्यादा ही केयर कर रहे हैं, ज्यादा ही टेक केयर कर रहे हैं, इतनी जरूरत नहीं है उनको करने की, और बहुत ज्यादा समय हो गया है। लेकिन सेंट मार्टिन आइलैंड ही मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर मुख्य विषय होगा जो सीआईए को चाहिए, और आईएसआई क्योंकि उन्हीं के लिए काम करेगा, उनको अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। मुझे तो इसमें बंगाल की खाड़ी पे कंट्रोल हो, चीन को कंट्रोल करना हो, नहीं, वही है इंडिया का ये जो आप बता रहे हैं कि वो लीडरशिप को कंट्रोल करना हो, उसको काम डाउन या लो करना हो। मुझे तो इन सारी चीजों पर एक तरह से लग रहा है कि भाई ये उनका एक पर्सनल इंटरेस्ट। बिम्स्टेक है, इसमें आपका बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पे स्ट्रेटेजिक आपकी सी लेन्स कहते हैं, जैसे सड़कें हमारी हैं, वो साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया को जो कनेक्ट करती हैं, ये बांग्लादेश के लिए बहुत जरूरी है, ये भारत के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और चीन के भी लिए ये बहुत ज़रूरी है। चाहे ट्रेड के मामले में आप इसको देखिए, कुछ भी कह लीजिए, अगर इसमें इंस्टेबिलिटी आती है तो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जो हमारे जो फ्यूचर में प्लान है, आगे भी हैं, स्पेशली जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है, बिम्स्टेक जो कहा जाता है, और इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो अब है, अब हम इसको केवल नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट के तौर पे नहीं देखते, हम देखते हैं कि वहां से हम लैंड रूट लेके कहां तक जा सकते हैं और हम अपना ट्रेड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा यूनुस के बारे में एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताता हूँ। उसको सीआईए का एजेंट कहते हैं, सीआईए का पपेट कहते हैं, और पाकिस्तान से बड़ी अच्छी दोस्ती रहती है। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिली थी मोहम्मद यूनुस को 1965 में। यूनुस को अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्ति मिली थी। कुछ सोर्सेस ये दावा करते हैं कि ये सीआईए की भर्ती की प्रक्रिया रही है, क्योंकि कोल्ड वॉर के दौरान फुल ब्राइट को अमेरिकी हितों के लिए इस्तेमाल किया गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, रमन मैग्सेसे अवार्ड 1984 में मिला। इसे सीआईए से जुड़े फोर्ड फाउंडेशन द्वारा फंडेड बताया जाता है। अन्य विजेता जैसे अरविंद केजरीवाल, बहुत सारे ऐसे नाम रहे जिन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। अमेरिकी सम्मान देखिए, 2009 में प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम और 2010 में कांग्रेसनल गोल्ड मेडल मिला। ये उनके माइक्रो फाइनेंस कार्य के लिए किए गए थे, लेकिन इसे सीआईए का प्रचार कहते हैं। क्लिंटन कनेक्शन भी था। यूनुस का बिल और हिलेरी क्लिंटन से डायरेक्ट कनेक्शन था, और कहते हैं कि क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव के माध्यम से एक डीप स्टेट से यूनुस को जो है वो कनेक्ट करते थे। तो ये सारी चीजें डॉट्स जो कनेक्ट करती हैं और बताती हैं कि ये यूनुस ही क्यों आए, कोई और भी लीडर आ सकता था, है कि नहीं? तो ये बहुत सारी चीजें हैं और ये बहुत चौंकाने वाली चीजें हैं। लेकिन मुझे लग रहा है एंड होते होते जो यश ने एक बात कही, क्योंकि यही बात जो है कहीं ना कहीं शेख हसीना ने भी कही थी कि ये जो सरकार बांग्लादेश में गिरी है वो सिर्फ मेरी सरकार नहीं गिरी, उसका खतरा चीन और भारत पर भी है। ठीक है, इसी के साथ वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।